नमस्कार, मैं स्टूडेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डॉक्टर अंतिमा ऑफिशियल में। तो थंबनेल आप देख रहे होंगे कि कैसे एक इंटरव्यू ने बदल दी मेरी ज़िंदगी। अब आप सोच रहे होंगे एक इंटरव्यू में ऐसा क्या हो सकता है या ऐसा कैसे हो सकता है। तो भाई एक पल इंसान की ज़िंदगी को पूरा पूरा बदल के रख सकता है। मैं तो पूरे एक इंटरव्यू की बात कर रही हूँ और वो इंटरव्यू जो लगभग 20-25 मिनट चला था। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसी बहुत बड़ी चीज़ या बहुत अलग चीज़ हो गई थी, पर इस इंटरव्यू ने मेरी ज़िंदगी में क्या प्रभाव डाला और मेरे लिए कितना ज़रूरी था इस इंटरव्यू से होकर गुजरना, ये मैं आज आपके इस वीडियो में आपसे बताने वाली हूँ। क्योंकि हम सभी उस दौर से गुजरते हैं और एक प्रतियोगी छात्र जो है उसके जीवन में साक्षात्कार बहुत महत्वपूर्ण होता है और हम सभी अपने लाइफ को, अपने एकेडमिक्स लाइफ को, अपनी पर्सनल लाइफ को और साथ साथ इस कॉम्पिटिटिव लाइफ को किस तरीके से बैलेंस करते हुए चलते हैं, उसमें बहुत ज़रूरी होता है कि सिचुएशन को बैलेंस करना और उसके बाद बहुत कम समय में, एक लिमिटेड टाइम में अपने आप को पूरी तरीके से प्रेजेंट करना कितना महत्वपूर्ण है। इस इंटरव्यू ने मुझे मेरे जीवन में वो चीज़ सिखाई है। मैं बात कर रही हूँ लगभग 2016-17 के समय की ये बात है। NVS PGT का रिटन मैंने दे दिया था, रिटन मेरा क्वालिफाई हो गया था ठीक ठाक नंबरों से। उसके बाद मुझे NVS PGT का इंटरव्यू देना था। बड़ी बात ये है कि ये मेरी ज़िंदगी का NVS PGT मेरी ज़िंदगी का पहला अहम और नौकरी का पहला साक्षात्कार था जो मैं देने जा रही थी। उसके पहले मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया ही है कि किस तरीके से पढ़ाई के प्रति क्या मेरा पहले का रुझान था और धीरे धीरे क्या क्रिएट हुआ। ऐसा नहीं है कि मैंने इस इंटरव्यू को देकर के कोई बहुत बड़ी या ऐसी कोई अलग चीज़ कर ली है, लेकिन मैं आज इस वीडियो में आपसे वो शेयर कर रही हूँ जो मैंने निजी तौर पे महसूस किया और मैंने ये महसूस किया कि उस चीज़ से, उस क्षण से मेरी ज़िंदगी में किस तरह के बदलाव आए, जिसको मैंने अपने उस परिवर्तन को मैंने अपने शिक्षा में, अपने पर्सनालिटी में और अपने जीवन पर भी लागू किया। ठीक है, सबसे पहले मेरे मन में बहुत सारे संशय थे NVS PGT को लेकर के। जब मैंने रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, उस समय ये था कि NVS जैसी जॉब करनी है कि नहीं करनी है, क्या है। बहुत सारे लोगों का मिसलेनियस जो है सजेशन आ रहा था कि NVS की जॉब करोगी कहीं अलग हो जाओगी, दूर रहोगी, तमाम तरह के। तो पहले मैं यही क्लियर नहीं कर पा रही थी कि मुझे ये नौकरी करनी है या नहीं करनी है, ये तय नहीं हो पा रहा था। दूसरी बात, कई सारी ऐसी सिचुएशन उसके पहले भी थी कि मेरा जो कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं था। जैसे कि कुछ तो मेरे एकेडमिक्स लाइफ की भी परेशानी चल रही थी। एकेडमिक्स लाइफ में मेरा PG में कुछ नंबर से जिस तरीके से जो चल रहा था, मैंने बैक इम्प्रूवमेंट दिया, उसमें भी नहीं हो रहा था ठीक नंबर। और फिर मैं यूनिवर्सिटी में कई बार उसके चक्कर पे चक्कर लगा रही थी कि किसी तरीके से मेरा जो मार्कशीट है वो सही समय पर आ जाए। और फिर होता है PhD का एडमिशन। ये चीज़ मैंने यहाँ पर भी देखी कि PhD के एडमिशन को जिस तरीके से बड़ा बना दिया गया। आज भी मेरे पास बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि मैम PhD कहाँ से करें। मेरा PhD एक सामान्य एक स्टेट यूनिवर्सिटी की या किसी कॉलेज से हो रहा है और लोग मुझे ये बोल रहे हैं कि नहीं, यहाँ से करोगे तो कुछ नहीं होगा, तुम बड़ी यूनिवर्सिटी में जाओ, JNU BHU इस तरीके से जाओ, तभी तुम्हें जो है लाभ मिलेगा। ये सारा प्रेशर भी उस वक्त था हमारे ऊपर कि भाई कहाँ से PhD करें। मैं AU की स्टूडेंट रही हूँ, तो AU में उस वक्त साफ साफ ये हो गया था कि एडमिशन नहीं होगा क्योंकि 4 फर्स्ट का होता है और मैं 4 फर्स्ट नहीं हूँ। मैंने तो अपनी पूरी हिस्ट्री आप लोगों को बता दी है। तो ये भी प्रेशर था, कहाँ होगा। एकेडमिक्स लाइफ, कुछ अपने कॉम्पिटिटिव लाइफ का कुछ सामने बहुत चीज़ें अभी क्लियर नहीं थी। कभी ये मन होता था, कभी वो मन होता था। अपने आप को मैं बैलेंस कर रही थी कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये चल रही थी। तो एकेडमिक्स लाइफ, आपकी कॉम्पिटिटिव लाइफ, पर्सनल लाइफ, हर तरह की जो है उस समय एक प्रेशर मेरे ऊपर जाहिर सी बात था। और ऐसे में जो अपना निजी कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ज़्यादा कम था। रिटेन एग्ज़ाम किसी तरीके से मैं बहुत मेहनत कर रही थी और मैंने बताया था कि मैंने नेट के दौरान जो मेहनत की थी उससे मुझे बहुत लाभ मिला था।
उससे मेरा एनवीएस पीजीटी में भी रिटन क्वालिफाई हो गया। अब बारी थी इंटरव्यू की, तो तमाम तरह के संशय के साथ और उसके बाद ये लो कॉन्फिडेंस के साथ मैं इंटरव्यू दूं कि नहीं दूं, इस ही कन्फ्यूज़न में थी। फाइनली ये लगता है कि जो मैंने एक रिटन एग्ज़ाम दिया है, मैंने इंटरव्यू तो मुझे दे ही देना चाहिए। हर कोई यही आपको सजेशन देता है कि इंटरव्यू दे लो, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा, तमाम तरह के। पहले इंटरव्यू तो दे लो, क्योंकि ये भी रहता है ना मैं इंटरव्यू में होगा कि नहीं होगा, सबसे पहली बात तो यही है। फिर मेरे पिताजी ने कहा कि भाई ऐसा है, तुम अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हो उस जगह पे, अपने आप को डाउन मत होने देना, वो तुम्हारे सामने जो मौका है वो अपने आप को लूज मत फील होने देना। तुम खुद को जब देखो तो तुम्हें लगना चाहिए कि तुमने अपना 100% दे दिया है, इतने से तुम बस मतलब रखो। मुझे ये बात बहुत समझ में आई कि ये बात एक नौकरी की नहीं है, ये बात किसी कंपटीशन की उतनी नहीं है जितना मेरे प्रति मेरे ईमानदारी की है, कि मैं उस परीक्षा को लेके कितना ईमानदार हूँ। साक्षात्कार में सबसे ज़रूरी ये होता है, कोई तुम्हें कितना भी समझा ले, तुम्हें कितने भी स्ट्रेटजी बता ले, बट तुम अपने को लेकर के ईमानदार नहीं। तुम इंटरव्यू में जाकर के किसी तरह के झूठ बोलोगे या इंटरव्यू में जाके कुछ और कहोगे या बनी बनाई बातें कह दोगे तो वो तुम्हें रटना पड़ेगा। तो इंटरव्यू में, साक्षात्कार में सबसे ज़रूरी होता है कि आप बने रहो, ठीक है। ऑनेस्टी, हर आंसर का ऑनेस्ट आंसर ज़रूर होना चाहिए, हर क्वेश्चन के लिए ऑनेस्ट आंसर होना चाहिए, सॉरी। ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। ये सारी चीज़ सोच करके मैंने कुछ पुस्तकें जो होती हैं वो सारी पढ़ी और उसके बाद मैं इंटरव्यू वाले दिन वहाँ पे पहुँची। मेरा जो इंटरव्यू था वो दिल्ली में होना था, हम दिल्ली में गए और उसके बाद इंटरव्यू में वहाँ पे गई मैंने पहली बार, जैसे मैंने कहा कि मैं इंटरव्यू बोर्ड फेस कर रही हूँ। एनवीएस केवीएस का जो इंटरव्यू होता है ना, वो बहुत मैं कह सकती हूँ ग्रैंड तरीके से होता है। वो प्रॉपर, उसमें 5, 6, 7 लोग बैठे रहते हैं, उसमें टीचिंग भी करवाई जाती है, आपसे बैठाया भी जाता है और हर तरह के लोग जो है वो आपसे सवाल पूछते हैं। तो एक तो पहली बार इंटरव्यू, और मैंने बता रखा है कि मैं किस तरह से छोटे छोटे शहर से होकर के आई हूँ, तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी कि भाई एक टेरर तो क्रिएट होता है। बट मैं वहाँ पे इंटरव्यू पैनल के सामने गई, जैसा कि मुझे सिखाया था कि क्या क्या जा कर के आपको टिकट्स उस वहाँ पे दिखाने हैं, इंटरव्यू क्या करना है, कैसे देना है। मुझसे बहुत सारे सवाल बच्चे पूछ रहे हैं, उसका जवाब तो मैं आज की इस वीडियो में दे रही हूँ, बट इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार के लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। मैं वहाँ पर गई और मैंने इंटरव्यू पैनल में जाकर के, जैसा उन्होंने कहा कि बैठ जाइए, मैं बैठती हूँ। अब मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला है आगे की 20-25 मिनट में, क्योंकि ये तो था कि सभी जो निकल रहे थे इंटरव्यू से बाहर, सबका इंटरेस्ट होता है ना कि जा कर के पूछते हैं क्या हुआ, क्या पूछा गया। ये मैंने नहीं किया, और दूसरा ये नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल मत करो। अगले कैंडिडेट से बाहर निकल के आ रहा है कि क्या पूछा गया, क्या तुम्हें बता रहे, क्या तुमसे पूछा गया, आपका लय ना यहीं से बिगड़ जाता है। आप अपनी तैयारी करके आए हो, आपने इतने समय से तैयारी करी है, अब 2 मिनट पहले एक बंदा आपको ये बता रहा है ये नहीं ये कर लेना, उससे आपका अपना कॉन्फिडेंस बहुत गड़बड़ हो जाता है। ये नहीं करना चाहिए इंटरव्यू से। आप अपने चीज़ के लिए फोकस्ड रहो, अपनी तैयारी के लिए फोकस्ड रहो। मैंने ये नहीं किया, मैं सीधे जा करके पैनल के सामने बैठ गई। उसके बाद शुरुआत होती है सवाल आपके इंट्रोडक्शन से। उन्होंने मुझसे मेरा इंट्रोडक्शन लिया, क्या 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 कर रही हैं, ठीक है, अच्छा इसमें कम नंबर क्यों आए थे, इसमें ज़्यादा नंबर क्यों नहीं आए, या फिर आपका स्पेशल क्या है, सभी चीज़ का। मुझसे कुछ लोगों ने कहा था कि ये मत बताना कि पीएचडी नहीं कर रही हो सकता है उनका ये हो जाता है कि पीएचडी कर रही हो तो तुम्हें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना होगा, तो ये बताना ही मत। पर मैंने कहा ना, इंटरव्यू में ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। मैंने बताया कि भाई मैं कर रही हूँ पीएचडी, यहाँ से। कहाँ से कर रही हो, मैंने बताया कि मैं मुंबई विश्वविद्यालय से कर रही हूँ। फिर मुझसे मुंबई विश्वविद्यालय के कुछ बेसिक से सवाल पूछे गए, मुंबई के आसपास और महाराष्ट्र जोन के आसपास के सवाल पूछे गए, और ये सब सवाल जैसे मुझे कुल मिला के 10 से 12 सवाल पूरे पूछे गए, जिसमें से मुझे 2-3 के आंसर बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। और जब भी आपको इंटरव्यू में किसी भी चीज़ का आंसर नहीं आए ना, तो कभी घुमाना फिराना नहीं चाहिए कि जैसे कि या ऐसे होता है ये। मैंने उनसे सीधे कहा कि सर मुझे इसका मुझे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। ऐसा भी नहीं कहा कि मुझे याद नहीं आ रहा है ये, सर मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, जो कि इस नज़रिए से मैंने कभी देखा ही नहीं इस मुद्दों को। उन्होंने कहा ठीक है, कुछ बेसिक से सवाल और पूछे, और उसके बाद से उन्होंने मुझे नोट्स पे सवाल पूछे, जो आपके बुक्स लगते हैं, टेक्स्ट बुक है, उन पे पूछा कि ये रचनाएं पढ़ी हैं आपने, ये रचना नहीं पढ़ी है। वहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ना आपका कॉन्फिडेंस,
आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए और वो आपका एफर्टलेस होना चाहिए, दिखे नहीं, ओवर ना हो, कम ना हो, आपका कॉन्फिडेंस एक सामान्य स्तर का होना चाहिए कि हाँ मैंने पढ़ी है, मैंने उसमें से कुछ किताबें नहीं भी पढ़ी थी जो एनवीएस पीजीटी या टीजीटी के लेवल की होती है, वो सारी किताबें। बोले उन्होंने कहा कि ये जो रचना है क्या शायद निर्मला पतुल की कोई रचना थी उस समय, ये टेक्स्ट में लगी हुई है। मुझे बहुत ठीक से याद नहीं, मैंने कहा हाँ सर नहीं, मैंने कहा नहीं लगी हुई है। उन्होंने कहा कंफर्म है, मैंने कहा सर नहीं लगी हुई है। तो ये कह कि उन्होंने साफ कहा कि देखिए मैडम, आप जिस तरीके से कॉन्फिडेंस से जवाब दे रही हैं मुझे ये अच्छा लग रहा है, लेकिन आप एक बार खोल के ज़रूर देखना पसंद करेंगे। मैंने कहा नहीं सर, मुझे देखना नहीं है, पर मुझे मेरे नॉलेज से ये रचना नहीं लगी हुई है इस सिलेबस में। फिर और कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं। देखो सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में बहुत ज़रूरी होता है कि आप क्या बोल रहे हो, अगले का सवाल उसी पे होता है कि जो भी आप बोलो सोच समझ करके बोलो। वो चीज़ मैंने कहा कि ना सब सच होना चाहिए, आपका अपना होना चाहिए, क्योंकि अगला सवाल उसमें से हो सकता है कि अच्छा ये नहीं करेंगे तो ये करेंगे। कई तरह के सवाल होते हैं। आपके जो जॉब आप करने आ रहे हो, जिसका इंटरव्यू आप देने जा रहे हो, उस जॉब के सभी बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। कैसे रहना, क्या रहना है, वैकेंसी में क्या थी, कितनी सीट थी आपकी वैकेंसी में, मुझसे ये तक पूछा गया था कि अच्छा जनरल की कितनी सीट है, ओबीसी की सीट नहीं, ऐसी ये तक सवाल मुझसे पूछे गए थे। ठीक है। और उसमें एक साइकोलॉजिस्ट होता है जो आपको पूरा जज भी करता रहता है कि अच्छा ये आपका जेस्चर क्या है। बहुत गंभीर होता है तो एनवीएस पीजीटी या केवीएस पीजीटी तक का इंटरव्यू, लेकिन मुझे वो देख करके लगा भाई ये जो पैनल है ना वो आईएएस पीसीएस के इंटरव्यू से कम नहीं है। अब कुछ नहीं भी कमेंट कर सकता है कि मैम कहाँ तुलना कर रही हैं, लेकिन एज ए कैंडिडेट ऐसा फील होता है बेटा वहाँ पर। उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप रिसेंट क्या पढ़ रहे हो। मैंने उनको बताया कि मैं ये चीज़ पढ़ रही हूँ। मैं उस समय मैं एक पुस्तक पढ़ रही थी जो मेरी आज भी बहुत पसंदीदा पुस्तक है, आज़ादी मेरा ब्रांड। उस पुस्तक को मैंने एक्सप्लेन किया, टेक्स्ट कैसे पढ़ा जाता है एज ए कॉम्पिटिटर की तरह मैंने बताया। और मुझे नहीं पता उस दिन गॉड का ग्रेस था, उन्होंने मुझसे था या मेरा दिन था, जो भी था, पर वो मेरी बोलने की शैली उन्हें बहुत प्रभावित करी। मैं खुद की तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि जब आप कोई चीज़ फील करके बोलते हो ना, बना बनाया या रटा रटाया नहीं बोलते हो, तो अगले को प्रभावित करती है। उसके लिए मैंने क्या किया था ये भी मैं आपको बता दूँ। मैं एक शीशे के सामने, मेरी बचपन से खैर आदत है कि मैं शीशे के सामने पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये हैबिट मुझे बड़ी वहाँ पे काम है। मैं शीशे के सामने खुद को समझा करके बहुत ज़्यादा पढ़ती रही हूँ। तो जब मैं शीशे के सामने, मैंने 2-3 चीज़ जो है वो अपने आप को खुद ही एक्सप्लेन करी थी और एकदम नेचुरल अपनी भाषा में, और मैंने इसको कहीं नहीं लिखा कि अच्छा इसको लिख करके मैं ये चीज़ वहाँ बोलूँगी। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा काम आई। ठीक है। तो पहली चीज़ ज़रूरी है कि ऑनेस्टी होना चाहिए। दूसरी चीज़ ज़रूरी है कि आप जो बोलो वो आप से क्वेश्चन से अगला क्वेश्चन निकलेगा। तीसरी चीज़ ज़रूरी है कि उसका प्रैक्टिस आप अपने से कर लो। चौथी चीज़ ज़रूरी है कि किसी भी चीज़, जो चीज़ आपको नहीं आती है उसको बहुत घुमाओ फिराओ नहीं, क्योंकि वो एक्सपर्ट जो होता है ना वो ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं। ठीक है। पांचवी चीज़ ये ज़रूरी है कि आप जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसका भी किस तरीके से जवाब दे रहे हैं वो तो ठीक है। आपका इंटरव्यू में पूरे टाइम आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है कम है या ज़्यादा है, इस पे भी डिपेंड करता है। मेरे एक ऐसा भी इंटरव्यू है जिसमें मेरा कॉन्फिडेंस लेवल शायद बहुत ज़्यादा हो गया था और पैनल ने ही मुझे टोक दिया था कि मैम आप तो कुछ ज़्यादा रेस्टलेस लग रही हैं। तो इस तरह के भी अनुभव मेरे साथ हुए हैं, तो वो सारे अनुभव मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब आते हैं उस इंटरव्यू के परिणाम पे। 25 से 30 मिनट वो पूरा इंटरव्यू मेरा चला होगा, और फाइनली इंटरव्यू में मुझे बहुत एक अच्छे हल्के मूड से मैं बाहर आई। इंटरव्यू के बाद आने के बाद आपको ये कॉन्फिडेंस खुद में रहता है कि आपका इंटरव्यू अच्छा होगा। मैं बाहर आई, मैंने ठीक है कोई बात नहीं। उस दिन के बाद से लेकिन मुझे क्या लगा कि आपको जीवन में आप ही बना होना रहता है। कभी ये नहीं होता है कि वो व्यक्ति क्या कर रहे हैं हम उसकी तुलना करें या दूसरे को देखें या मुझसे ज़्यादा किसी को मिल गया है, क्योंकि मेरे साथ के कई लोगों का एडमिशन उससे पहले अच्छे यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए हो गया था। समथिंग लोग जेएनयू में दे रहे थे, दिल्ली में दे रहे थे, पीएचयू में दे रहे थे, एयू में भी दे रहे थे। उस वक्त इंसान शो नहीं करता है ना, बट वो आपको बहुत डाउन फील होता है कि यार मेरे साथ के सभी लोगों का एडमिशन इतनी अच्छी जगह हो रहा है।
तो मैं उनकी जैसी क्यों नहीं हूँ, मैं उस जगह क्यों नहीं हूँ। बट उसके बाद मुझे लगा कि भाई आपको आप बने होना रहता है। आप अपनी पढ़ाई की तुलना किसी से मत करिए। आप अपने लिए ऑनेस्ट हो और अपनी प्रैक्टिस लगातार कर रहे हो खुद से, तो कोई भी ऐसा मौका नहीं है जब आपको आपके पढ़ने का रिजल्ट मिलेगा नहीं। बस अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, बहुत ज़रूरी है। और इंटरव्यू केवल नौकरी के लिए नहीं होता है, जीवन में बहुत जगह आपके लिए इंटरव्यू होते हैं, ठीक है। और उसको आप फेस कैसे करते हो वो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है आपको कोई गाइड कर सकता है। मैं भी जैसे आपको बहुत से बच्चे मुझसे इंटरव्यू के लिए सवाल पूछते हैं, मैं उनको गाइड ज़रूर करती हूँ कि देखो ना बेटा ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, मैं इनको पढ़ने के लिए गाइड करती हूँ। मैं इनको ये नहीं समझाती हूँ कि देखो मैंने ऐसे किया है तो तुम भी वैसे करो। बहुत से लोग मुझे ड्रेस क्या पहन के जाऊँ, मुझे भी लोगों ने कहा था कि नहीं साड़ी पहन के जाना, साड़ी ही ज़रूरी होती है, ठीक है। ये भी एक बात मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। बहुत से लोगों ने कहा था नहीं पीजीटी का इंटरव्यू साड़ी पहन के जाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पहला इंप्रेशन उसी से पड़ता है, मैच्योरनेस लगती है। मैं कंफर्टेबल नहीं थी उस वक्त साड़ी में, मैंने कहा मैं सूट पहन के जाऊँगी। आप किस ड्रेस में कंफर्टेबल हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सूट पहन कर गई, सिंपल गई, ऐसा मुझे नहीं लगा कि एक कपड़े की वजह से जो है वो मेरे नंबर कहीं कटे हों। उस इंटरव्यू में मेरा सबसे हाईएस्ट नंबर आया था, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा नंबर आए थे मुझे उस इंटरव्यू में। तो एक उससे चीज़ ये लगी कि मैंने जो जो चीज़ें उस इंटरव्यू में की वो अच्छी थी। ऐसा नहीं भी मैं नहीं कह रही कि एकदम परफेक्ट थी, वो अच्छी थी। जो मैंने डिसीज़न लिया बिना किसी के गाइडेंस में, बिना किसी के सोचे समझे, वो जो डिसीज़न था वो सबसे सही था। तो चाहे आप पहन क्या रहे हो, आप बोल क्या रहे हो, आप अपने बारे में इंटरव्यू पैनल में बता क्या रहे हो, वो सब चीज़ आपकी नेचुरल होनी चाहिए, स्वाभाविक। क्योंकि इंटरव्यू जो होता है वो आपके नॉलेज का नहीं होता है। नॉलेज के लिए आप रिटन एग्ज़ाम दे करके आए हो। आपका जो इंटरव्यू होता है वो होता है आपके पर्सनालिटी के लिए, पर्सनालिटी के टेस्ट के लिए वो इंटरव्यू होता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। हम फैक्ट पे फैक्ट रटे जा रहे हैं इंटरव्यू में कि ये भी पूछ लिया तो ये भी पूछ लिया ना। तुम्हें कुछ नहीं आ रहा है तो भी तुम्हें नहीं आ रहा है, ये बात भी आप कितनी अच्छे शैली से कह रहे हैं, ये इंटरव्यू लेने पर वाले पर प्रभाव डालता है। तो ये इंटरव्यू मुझे बहुत काम दिया है। इसके बाद से, इंटरव्यू देने के बाद से मुझे लगा कि एक्चुअली में भाई आप जो है वो बोलते कैसे हो वो बहुत असर करता है। और बोलने के लिए, अच्छा बोलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छा सुनिए। सुनना बहुत ज़रूरी है। लोगों में सुनने की बहुत कमी है। मैं हमेशा कहती हूँ मैं अच्छी वक्ता हूँ या ना हूँ, पर मैं बहुत अच्छी श्रोता हूँ। आप मुझे सुनने के लिए बैठा दीजिए, सुबह से शाम तक मैं लगातार सुनती रहूँगी और मैं बोर नहीं होती। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तभी तो आप अच्छा बोलोगे, तभी अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करोगे जब आपके भीतर शब्द भंडार अच्छे होंगे। आप अपने फील्ड के लोगों को सुनिए। आप नहीं मिल रहा है आपको कोई सभाएं, सेमिनार, आप यूट्यूब पे सुनिए। यूट्यूब एक अच्छा माध्यम है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने फिर भी कहा था कि सोशल मीडिया को भाई तुम जैसे ही यूज़ करोगे ना, वो तुम्हें यूज़ कर रही है कि तुम उसे यूज़ कर रहे हो, ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस इंटरव्यू ने मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रभाव किया, मेरे कॉन्फिडेंस को बनाए रखा और मुझे ये भी बताया कि आगे चल करके मुझे क्या गलतियाँ नहीं करनी है या क्या चीज़ मुझे करना है, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी बात थी इंटरव्यू से रिलेटेड, और बहुत सारे फैक्ट हैं इंटरव्यू कैसे आपको देना है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में या जल्दी ही किसी वीडियो में बातचीत करूंगी। तब तक आपके साक्षात्कार से जुड़े, इंटरव्यू से जुड़े कोई भी सवाल है, पहनना क्या है, उसके एक दिन पहले क्या करना है, बात क्या करना है, तैयारी कैसे करनी है, बोलना कैसे, ईच एंड एवरीथिंग, कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या मुझे मेल में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी के कुछ छोटे छोटे अनुभव हैं जो आपके पास लेकर के आती रहूँगी, अपने ही नहीं, जैसे कि आपको पता है अब तो हम एक पॉडकास्ट भी शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे ही नहीं, अन्य लोगों के भी जो अनुभव हैं, जैसे आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट जो जल्दी ही आने वाला है वो है डॉक्टर सुनीता का,
आप सुनेंगे तो मेरी ही ज़िंदगी के नहीं, और भी लोगों की ज़िंदगी जिन्होंने अपने ज़िंदगी में संघर्ष भी किया है और इस तरीके कुछ महत्वपूर्ण जो पल हैं वो भी उनकी ज़िंदगी में, उनके अनुभव भी मैं आपके सामने इसी तरीके से लेकर आती रहूँगी। हमारा ध्येय बस इतना है, हमारा ध्येय ये है कि हमने भी सीखा है लोगों से और आप भी सीखिए, अच्छी चीज़ सुनिए, अच्छी चीज़ देखिए और अच्छा सीखिए, सुनिए और सभी लोगों को साथ मिल करके आगे बढ़े। ठीक है, तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। और भी आपके कोई जो सवाल है, आप लोग जो पूछते रहते हो, मैं क्लास में भी बहुत से बच्चे पूछते हैं, तो मैं इसी तरीके से आपकी बातों को लेकर के आती रहूँगी। और आपकी भी कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछते रहिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी, हमारी टीम की पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके सभी क्वेश्चन को आंसर करें। ठीक है, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।